आपका हमारे यूट्यूब लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड अगले अध्याय को देखेंगे और इस ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने से पहले इसके जो थ्योरी का क्लास लिए गए उसे कृपया देख लें, तब ये ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो क्लास करने के बाद ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएं ताकि आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन बने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम नीचे डाल भी देंगे। तो आज हम लोग देखेंगे 101। इससे पहले के क्लास में 100 तक हो चुका था। आज इसके पार्ट 2 में 101 में देखेंगे क्या भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान देता है। तो अनुच्छेद 123 जो ऑप्शन नंबर सी में 123 ही है जो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश 123 किस तरह साथ रखना, जैसे 1 2 3 1 में हो गया लोकसभा, 2 में हो गया राज्यसभा, 3 हो गया राष्ट्रपति, यानी तीनों की शक्तियों का जब एक बार प्रयोग किया जाता है तो वह अध्यादेश के रूप में जाना जाता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। दूसरा देखेंगे राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। ए आपातकाल की स्थिति में, बी वित्तीय आपातकाल में, सी सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में, डी में है लोकसभा के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में। अध्यादेश तभी जारी हो सकता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों नहीं चल रहा हो, यानी उसका अधिवेशन नहीं हो रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त है, सदन के अधिवेशन ना रहने पर, यानी कोई भी नहीं चल रहा हो, ना तो लोकसभा ना ही राज्यसभा। अगला देखेंगे 103 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना चाहिए। तो कितने समय तक रखा जाना चाहिए, तो इसका सही जवाब मेरे अनुसार तो 103 का 6 होना चाहिए। इसका आंसर कुछ और दे रहा है, कमेंट बॉक्स में आप अपना इसका जवाब जरूर दें। नेक्स्ट 104 में देखेंगे राष्ट्रपति अपनी क्षमा शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है। ए में है मृत्यु दंड के मामले में, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड। तीसरा है ऐसे मामले में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और डी उपर्युक्त सभी। तो क्षमादान सिर्फ किस में कर सकता हो, राष्ट्रपति मामले मृत्यु दंड के मामले में, और सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड ऐसे मामले में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, यानी उपयुक्त सभी। यह सभी जो दंड सैनिक अदालत द्वारा, संघीय कार्यपालिका द्वारा, मृत्यु दंड, तीनों को राष्ट्रपति को माफ़ करने का अधिकार है। तो ऑप्शन सी जो सभी हो जाएगा। डी 5 में देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, उपरोक्त सभी। देखिए पूर्ण निषेध की हम लोग बात किए थे, पूर्ण निषेध, उसके बाद निलंबित निषेध यानी सस्पेंशन वीटो, पूर्ण एब्सोल्यूट वीटो, और पॉकेट निषेध में पॉकेट वीटो की बात किए थे। तो भारत के राष्ट्रपति के पास क्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी वीटो का अधिकार है। खासकर जो एब्सोल्यूट जिसे पूर्ण निषेध या आत्यांतिक वीटो भी कहा जाता है, वह किसके लिए जाता है, वह समानता गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा लाए गए विधेयक पर यह वीटो लगाया जाता है। और जो निलंबित निषेध रहता है जिसे हम सस्पेंशन वीटो कहते हैं, यह संसद के द्वारा क्या करता है, दिया जाता है, यानी जब पुनर्विचार हेतु संसद वापस उसको भेज देता है, या तो संशोधन कर या बिना संशोधन के, तब क्या हो जाता है, राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है उससे मानने के लिए। और पॉकेट वीटो, यह अनंत समय के लिए राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास में रख सकता है, यही है। अगला देखेंगे 106 में भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था। तो किस मामले में वीटो शक्ति प्रयोग हुआ था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी में देखेंगे भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। यह ऐसा अधिनियम था जो ज्ञानी जैल सिंह, कौन, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया गया था। ध्यान में रखेंगे कब, 1986 में। यही एक ऐसा है जो पॉकेट वीटो का इसमें ज्ञानी जैल सिंह इस्तेमाल किए थे। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ज्ञानी जैल सिंह कैमे राष्ट्रपति थे। तो ज्ञानी जैल सिंह वही नीलम संजीव रेड्डी के बाद बनते हैं, कब, 1982 से 87 के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 107 में राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो किन 2 सदस्य को, एंग्लो इंडियन को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 108 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। कौन ग्रहण करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का कैबिनेट। यह तो प्रश्न 2-3 बार आ गया। अगर दोनों अनुपस्थित रहे तो कौन होगा, सीजीआई, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखेंगे 109 में लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है,
तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनः लौटा सकता है, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, अनुमति देगा, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति देगा। तो इसका जो 109 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमति देगा। देखिए इसकी चर्चा हम लोग अभी किए थे, किस में, सस्पेंशन वीटो। क्वेश्चन से एक बार ध्यान से पढ़ते हैं कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है। तो राष्ट्रपति विधेयक क्या होता है, उसको अनुमति देना होगा। हम आपको बताए थे ना कि जो सस्पेंशन वीटो है उसमें क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति द्वारा कोई भी बिल पर पुनर्विचार करने के लिए या विधेयक पर पुनर्विचार के लिए वापस संसद में भेजा जाता है, लोकसभा में भेजा जाता है, अगर लोकसभा उसे पूर्ववत या तो उसमें कुछ बदलाव कर या फिर जस के तस राष्ट्रपति पास भेज देता, तब वहाँ पर कौन सा वीटो लागू होता है, सस्पेंशन वीटो, जिसे निलंबकारी वीटो कहते हैं। यानी उसमें राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है उस डिसीजन को देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 110, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ए विधायी है, बी प्रशासनिक है, सी न्यायिक है और डी व्यक्तिगत है। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को, इसकी चर्चा हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियाँ में किए थे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ में हम लोग बताए थे कि इसे कार्यपालिका की शक्ति है, इसे विधायी शक्ति है, इसे वित्तीय शक्ति है, उसके बाद इसे न्यायिक शक्ति है, सैन्य शक्ति है, उसके बाद इसके पास स्वविवेक की शक्ति, अन्य शक्तियाँ। तो जो सेकेंड हम लोग बात किए थे विधायी शक्ति में, जिसमें संसद का अभिन्न होता है राष्ट्रपति। उसके बाद कुछ ऐसे विधेयक हैं जिस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर पूर्व में चाहिए, जैसे धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संचित निधि से धन निकालने संबंधी। और तीसरा में था कि अध्यादेश लाने का भी, ये भी विधायी शक्ति है। तो आप ध्यान में रखेंगे क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा विधायी शक्ति। अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 111 में, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और चौथा ऑप्शन हो गया, अच्छा 1 2 3 तीन ही ऑप्शन है। तो इसमें किसकी नियुक्ति की जाती है इसके द्वारा? तो हम लोग ध्यान में देंगे, यानी नियुक्ति किए जाने वाले राष्ट्रपति के द्वारा क्रम हम आपको इसके पहले भी चर्चा किए थे। लगभग उसमें 13 पद ऐसे थे जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जा सकता था। कौन कौन वो पद थे? संघ के प्रधानमंत्री एवं मंत्री का, राज्यों के राज्यपाल का, उसके बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, और उसके बाद बात की जाए तो संघ लोक सेवा के आयोग और उनके सदस्य का, सातवां मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं सदस्य का। तो ये सभी इस प्रकार के हैं। तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन नंबर इसका जो 111 का हो जाएगा, एक वित्त आयोग के अध्यक्ष को भी क्या कह सकता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसकी चर्चा हम लोग किए हैं। वित्त आयोग किसके तहत? 280 के तहत। जब हम आपको राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ाए थे उसमें भी चर्चा किए थे। कार्यपालिका की शक्ति में वित्त आयोग 280 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, संघ राज्य क्षेत्र बोले यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली व पांडुचेरी के मुख्यमंत्री को भी अधिकार है। तो हम कह सकते हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष ये राष्ट्रपति का नहीं है। तो 1 और 3 दोनों हो जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। संघ राज्य क्षेत्र नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसका हो जाएगा 1 और 3 111 का। नेक्स्ट 112 देखेंगे। 112 में है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए में लोकसभा, बी में है राज्यसभा और सी में राज्य की विधानसभाएं, राज्यों की विधान परिषदें। आप क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो भाग लेता है, लेकिन जब राष्ट्रपति के महाभियोग चलता है तब उसमें वह भाग नहीं लेता है, यानी राष्ट्रपति के हटाने संबंधी में। तो वह मात्र है राज्य की विधानसभाएं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जब निर्वाचन होता है तो यह भाग लेता है, लेकिन जब हटाने की बारी आती है तो उसमें राज्य के विधानसभाएं से निर्वाचित सदस्य की नियुक्ति
नहीं की जाती, उसको नहीं रखा जाता। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 113 में, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। आवश्यक, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक क्या है वो जाना जरूरी है, जिसकी चर्चा हम लोग क्लास में भी किए हैं। वो पहला, वो भारत का नागरिक हो, वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा, यह सही है। पढ़ा लिखा हो, यह जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, ऐसा है नहीं। संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, तो कौन सा आवश्यक नहीं है, तो 113 का हो जाएगा बी, पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक नहीं है। अगला 114 में देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कह रहा है कि पहला ऑप्शन में ए, वह स्वयं प्रत्याशी होता है। कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मुख्यमंत्री होता है मतदान के लिए पात्र नहीं होता। कब नहीं होगा, वह स्वयं प्रत्याशी होगा, पर जब स्वयं प्रत्याशी होगा तो होगा ही होगा। दूसरा पढ़ते हैं, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, यानी राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना, ये भी हो सकता है। यानी निचले सदन में बहुमत सिद्ध अगर उस निचले सदन का है तो जब क्या होगा, विधानमंडल में जिसकी सरकार रहेगी उसके विधायक रहेंगे, जो बहुमत सिद्ध करेगा, तो यह बहुमत तो सिद्ध कर ही सकता है, क्योंकि सरकार उसी का होता है जिसका क्या होता है, बहुमत होता है। और बहुमत दल के नेता से ही चुने जाते हैं मुख्यमंत्री, तो हो सकता है ये भी। उसके बाद देखेंगे सी में, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। उच्च सदन कहने का मतलब विधान परिषद, तो जब उच्च परिषद का सदस्य हो तब वह पात्र नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से सभी निर्वाचित, जितने निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। जब वह विधान परिषद सदस्य रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें तो निर्वाचित होते नहीं हैं, कोटा से आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, और बाकी सब सही है। वह काम चलाऊ रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री, डी में करा हुआ काम चलाऊ। अगर काम चलाऊ है तो मुख्यमंत्री का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो फॉलो ही करना पड़ेगा, चाहे वो 1 दिन के लिए हो चाहे 10 दिन के लिए हो। जैसे जीतन राम मांझी है तो उस चीज़ को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे 15वां, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन 1 में, राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति। 2 में, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। 3 में, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। चौथा में, राष्ट्रपति को भारतीय समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में नामित और निर्देशित करने की शक्ति है। तो कौन कौन से कथन सत्य है, 115 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा बी, हो जाएगा बी। कैसे होगा, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं 2 और 4। 2 में कह रहा है कि राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। और चौथा, राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय नहीं लिखना होता, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय को आंग्ल भारतीय समुदाय के से 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने का की शक्ति हो। ये भी सही बात है कि उसको क्या राष्ट्रपति को अधिकार है कि लोकसभा से क्या करते हैं, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को चुनने का। और तीसरा में क्या है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा चूंकि यह अस्थायी सदस्य, इसे तो भंग किया जा ही नहीं सकता है, तब 115 का क्या हो जाएगा। इसलिए सी जो है 3 नंबर वह सही नहीं है। अब अगला देखते हैं, 1 में, राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति है। तो राष्ट्रपति को, सही बात है, राष्ट्रपति को शक्ति है किसी विशेष मामले में। इसका जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में दें। हमें लग रहा है ये 2, 4 नहीं होना चाहिए। कौन कौन सा कथन सही है, राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति, ये बिल्कुल है अधिकार राष्ट्रपति को। दूसरा है, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तभी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। नहीं कर सकता, जब संसद सत्र में हो तब वह अध्यादेश नहीं ला सकता, जब संसद चल रहा हो तब। तो हमारे अनुसार तो 2 नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो चूंकि राज्यसभा तो अस्थायी सदस्य होता है, इसे तो भंग किया नहीं जा सकता है, तो इसलिए तो 3 नंबर भी नहीं होगा। और उसके बाद
राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में निर्देशित करने की शक्ति है राष्ट्रीय को। तो सही बात है तो 1 एवं 4 सही है। और आपके अनुसार क्या होगा जरूर कमेंट बॉक्स में दें कौन सा सही उत्तर इसका होना चाहिए। हमें 1 और 4 लग रहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी में भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। डी में भारत राज्यों का संघ है। गणतंत्र का मतलब ही होता है गणतंत्र, यानी जो वंशानुगत शासन नहीं होता। ऑप्शन सी इसका पर्याप्त आंसर है। और लोकतंत्र का मतलब होता है लोक, मतलब होता है लोकतंत्र, मतलब होता है शासन, लोगों के द्वारा चलाया गया शासन, जिसमें लोगों की, आम नागरिक की बहुलता होती है। और गणतंत्र जिसमें वंशानुगत शासन नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका पर्याप्त आंसर होगा, गणतंत्र का अर्थ। अगला देखेंगे 117। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है? आपको पता होगा भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? संसद के सदस्यों द्वारा, निर्वाचित संसद एवं विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला देखेंगे 118 में। 118 में है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करिए? प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा नहीं होता, जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि जो एक मत मूल्य है, जैसे सबसे ज़्यादा मत मूल्य किसका? यूपी का 208 है, झारखंड का 176 है, बिहार का 175 है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट मूल्य से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 2। तो कहने का मतलब हो गया क्या अधिक होता है? इसकी आप कल्पना करिए। ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा के सदस्यों का वोट मूल्य और राज्यसभा के सदस्यों का वोट मूल्य अधिक होगा। अधिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर उसी राज्य से कुछ आए हुए हों लोकसभा में और राज्यसभा में, तो जनसंख्या तो दोनों का सेम ही है उस राज्य का, तो बराबर ही होता है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य और राज्यसभा के सदस्यों का वोट मूल्य अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ओनली 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119 में। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय अपना सजेशन दे सकता है अनुच्छेद 74 के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? 5 लाख है। नेक्स्ट देखेंगे नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000, ऑप्शन नंबर सी दिया जाता है राशि। अगला है 122 में। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? तो कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? तो 122 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 122 हो गया। 123 देखते हैं। 123 में है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो क्या है? संसद का अभिन्न अंग है। इसकी चर्चा हम लोग जब राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाएं उसमें भी की गई है। विधायिका शक्ति, दूसरा कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और दूसरा विधायी शक्ति। जैसे ही विधायी शक्ति में आया है उसमें बात की गई संसद का अभिन्न अंग है। अगला क्वेश्चन 124 में देखेंगे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनता है? जब कोई विधेयक होता है उसको संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता हो, जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर देता हो, और चौथा जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता हो। तो 124 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 में देखेंगे। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है, सीजीआई। अगला क्वेश्चन 126 में देखेंगे। निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में कौन सा एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महासचिव रहे थे? कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महासचिव रहे थे? ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अगर इनके बारे में बात की जाती है, ये दूसरे भारत के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल बाबूजी के खत्म होने के बाद 62 से 67 रहा था। बराहगिरी वेंकट गिरी का कब रहा था?
ये हुसैन साहब के बाद बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद बरागीर, उस समय उपराष्ट्रपति थे। तो बीच में मरते हैं 69, तो 69 से 74 ये रहेंगे। फिर ज्ञानी जैल सिंह जो प्रथम, जो ज्ञानी जैल सिंह है क्या प्रथम सिख राष्ट्रपति भी है ना। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये रहे हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये रहे 9वां कार्यकाल इनका रहा है। ये 92 से 97, ये भी 5 साल रहे ही हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गुटनिरपेक्ष के आंदोलन कौन रहे, ज्ञानी जैल सिंह ही रहे हैं। ज्ञानी जैल सिंह को प्रथम सिख राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 127, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बीबी गिरी। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे जो कौन थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते हैं। और इन्हें इस रूप में भी जाना जाता है कि वह कौन सा राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था। तो यही पहले राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल ग्रहण किए थे 67 में, और 69 में इनका मृत्यु हो गया। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन के मरने के बाद कौन बनते हैं, बीबी गिरी बनते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछता है इससे। और APJ अब्दुल कलाम कैमे राष्ट्रपति थे, वह 11वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत को 2002 से 2007 तक अपना सेवा प्रदान किए। वह वैज्ञानिक भी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 128 में, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा, NCT दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभा, और नीचे दिया गया कौन सा उत्तर सही है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदस्य तो लेते ही लेते हैं, उसके बाद राज्यों की विधानसभा भी भाग लेती हैं, और 2 है केंद्र शासित प्रदेश, कौन, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 4 यही निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला देखेंगे 129 में, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल करेगा, संघीय संसद करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, संघ लोक सेवा आयोग करेगा। जब हम लोग इससे पहले के पार्ट में जब सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था और हम आपको बताए थे कि लाभ के पद का निर्णय वह संसद को करने का अधिकार है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। 130 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। हम लोग पढ़े थे कार्यपालिका शक्ति में कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह क्या कर सकता हो, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का, ST OBC आयोग को गठित करने का, घोषित करने का अधिकार है। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति को अधिकार है, क्या कर सकता है वह, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र को घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 131 में देखेंगे, 131 में है, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्रशासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं, कौन कौन है, वह है 17वें संविधान संशोधन, दिल्ली एवं पांडुचेरी। हाँ, दिल्ली और पांडुचेरी यही 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिसको 17वें संविधान संशोधन करने के बाद उनको क्या कर दिया गया, उनके निर्वाचन में भाग लिया गया। 17वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। यह भी ध्यान में रखेंगे। आपके प्रश्न में यह भी पूछ रहा हो क्या जो हमारे यूनियन टेरिटरी कौन, जम्मू एंड कश्मीर जो बना है, क्या वे भी भारत के राष्ट्रपति में शामिल होंगे। तो इसका जवाब है नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन कर उसे शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132 है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था। ए डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह। अगर इनके बाद कार्यकाल की बात की जाए तो डॉक्टर S राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1862 से 67 5 साल सेवा प्रदान की। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन बनते हैं जिनका अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाता। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो क्या रहे थे, कुछ दिन तक गुटनिरपेक्ष के महासचिव भी रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सबसे लंबे समय तक पहले रहे थे। और ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह की बात की जाए तो ज्ञानी जैल सिंह कैमे राष्ट्रपति थे जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं। यह थे
7वें राष्ट्रपति जिन्होंने 1882 से 87 तक सेवा किया। तो धर्मनिरपेक्ष को सर्वधर्म संपन्न डॉक्टर एस राधाकृष्णन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 133 में, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो संवैधानिक अध्यक्ष है भारत का राष्ट्रपति तथा भारत का प्रथम नागरिक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, और कार्यपालिका के शक्ति का प्रमुख भी है। 134 देखेंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। कब, कैसे किया गया था? निर्वाचक मंडल के द्वारा। क्या उस टाइम निर्वाचक मंडल तैयार किया गया था? दूसरा है, क्या भारत की जनता द्वारा डिसीजन लिया गया था? तीसरा है, क्या संविधान सभा द्वारा बनाया गया था? और डी है, सांसद द्वारा बनाया गया था। तो बहुत ही रोचक प्रश्न है, कृपया आप इसे बताइए कि यह इसका जो क्या जवाब होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे किया गया था पहले राष्ट्रपति के रूप में? उस टाइम तो सभी संविधान बना ही था, लागू ही हुआ था और उस अनुरूप चलना ही स्टार्ट हुआ था हमारा देश। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला क्वेश्चन है 135। 135 में देखेंगे क्या है, यदि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे देंगे? स्वाभाविक है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देखेगा। अगर इसकी आप देखना चाहते हैं कि यह कहाँ पर ऐसा हुआ था, तो जो कब थे, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे तो बीबी गिरी उस टाइम उपराष्ट्रपति थे। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या हो जाता है, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाता है, तब कुछ समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी बन जाते हैं। तो उस टाइम फिर आगे फिर क्या होता है कि बीबी गिरी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का एक इंडिकेशन भी इंदिरा गांधी के द्वारा मिल जाता है। तब क्या करते हैं बीबी गिरी, वह तो राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक के रूप में रहते हैं, तो वह अगला चुनाव तभी लड़ेंगे जब वो क्या हो, इस्तीफा दे दे हो, जब वह अपने पद को छोड़ दिए हो। तब वह क्या करते हैं, बीबी गिरी वही राष्ट्रपति भी रहते हैं, उपराष्ट्रपति का पद भी वही चल जाते हैं। तो वह राष्ट्रपति के ऑफिस से निकल कर वह क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के पद का त्याग लेटर भेजते हैं। कहाँ? राष्ट्रपति के ऑफिस में। और अगले सुबह स्वयं वो राष्ट्रपति के ऑफिस में जाकर उस लेटर को रिसीव करते हैं। तो वो एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना त्यागपत्र स्वयं स्वीकार किया था। तो इसका यही है जिसको हमें देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह और बी.डी. दत्ता। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 1950 से 1962 रहा। उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्ण भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 62 से 67 रहा। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति बने, जिन्होंने अपनी सेवा 1882 से 87 के रूप में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 में, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु क्या है? राष्ट्रपति को निर्वाचन होने का 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। अगला क्वेश्चन 138 में देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है? ए है, निर्वाचित सांसद सदस्य और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। बी में, सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत एक होता है। सी में, सभी संसद सदस्यों और राज्य की विधानसभाओं सदस्यों के मतों की संख्या बराबर होती है। और चौथा है, लोकसभा के संसद सदस्यों का मत संख्या बराबर होता है। तो 138 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि निर्वाचित सांसद सदस्य और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों का संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसकी हम लोग जो राष्ट्रपति का स्पेशल जो निर्वाचन पद्धति जिसमें लिया गया क्लास, उसमें भी बताया गया है कि किस तरह से सांसद का मतमूल्य और राज्य के विधानसभा का मतमूल्य में कुछ अंतर है। अगला क्वेश्चन 139 139 में देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? संसद के दोनों सदनों को है, किसी भी सत्र में चालू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 140 भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 को करता है। अगला 141 में देखेंगे, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति है? अध्यादेश क्वेश्चंस करा कि नहीं है, मतलब संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या
शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। अध्यादेश का प्रख्यापन करना ये तो है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना ये भी है, संसद के सदनों को संदेश भेजना ये हमें डाउट लग रहा है, क्षमादान करना, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका पर्याप्त आंसर होगा। संदेश भेजने का अधिकार नहीं है उसको सब संग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 142 में है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। कौन नहीं होता? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, रेलवे मंत्री। तो इसमें से पर्याप्त होगा राष्ट्रपति ही सदन का सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री होता ही है और उसी प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल से वित्त मंत्री बनता है, फिर रेलवे मंत्री बनता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 143। भारत में केंद्रीय मंत्री को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो केंद्रीय मंत्री गोपनीयता का शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 144। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने का कानूनी रूप सक्षम क्या है? जब हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़े थे उसमें से हम लोगों ने देखा 5वां में जो सैन्य शक्ति था उसमें तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। उसके बाद युद्ध की शांति करना और क्या करना, युद्ध के लिए घोषणा करना, यह राष्ट्रपति को अधिकार है। अगला 145 देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 12 वर्ष तक रहे। 1950 से 1962 तक रहे थे। यह भी ध्यान रखना होगा। पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनका चुनाव किस तरह से किया गया, जो हम पहले क्वेश्चंस पूछे हैं। ऑप्शन में था क्या क्या था? संविधान सभा द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, संसद द्वारा। उसका जवाब आप कृपया दें। 146 में है इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? 12वें राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य किए? देखिए, प्रतिभा देवी सी पाटिल है, एपीजे अब्दुल कलाम है, KR नारायणन है, R वेंकट रमन है। तो एपीजे अब्दुल कलाम थे, इन्होंने 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। प्रतिभा देवी सी पाटिल है, यह 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। 13वें में प्रणब मुखर्जी थे और 14वें में रामनाथ कोविंद चल रहे हैं। तो कृपया आप ध्यान देंगे, ये था क्रम। अब AK नारायणन 10वें थे और R वेंकट रमन ध्यान में नहीं है, वो 9वें थे कि 8वें थे, ध्यान नहीं आ रहा। अगला 147 में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? कौन भाग नहीं लेते हैं? राज्यसभा लेता ही है, लोकसभा लेता है, विधानसभा लेता है, विधान परिषद नहीं लेता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 148 में देखेंगे। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित कौन सा क्रम सही है? मतलब किस क्रम में वो सबसे पहले आए उसके बाद आए? तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। पहला में है R वेंकट रमन, अभी चर्चा हुई थी R वेंकट रमन की। जो R वेंकट रमन थे वह शायद आगे देखते हैं। फिर है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह तो 7वें थे, यह तो क्लियर है। उसके बाद एन संजीव रेड्डी। तो एन संजीव रेड्डी ज्ञानी जैल सिंह के बाद थोड़े आए थे, ज्ञानी जैल सिंह से पहले आए थे नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी आए थे, तो इसलिए यह तो क्रम गलत है, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह नीलम संजीव रेड्डी के बाद आए थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कार्यकाल के कितना सा कार्यकाल किए, कब कब किए थे? वह 1977 से 1982 तक किए थे। तो ये गलत हो गया। उसके बाद है NS रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह 7वें थे, जो नीलम संजीव रेड्डी के बाद आए थे। R वेंकट रमन कौन है? R वेंकट रमन, हाँ, ये ज्ञानी जैल सिंह के बाद आए थे, 9वें राष्ट्रपति हो गए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यह जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, R वेंकट रमन, यह भी इसके बाद ही आए हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह 7वें, वेंकट रमन 8वें, उसके बाद आए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये सही है। नीलम संजीव रेड्डी ज्ञानी जैल सिंह से पहले आए थे, यही पर्याप्त हमें लग रहा है, यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। यानी नीलम संजीव रेड्डी कब से कब तक रहे हैं? यह 77 से 82 तक रहे हैं। फिर ज्ञानी जैल सिंह 87 से 1977 से 82 नीलम संजीव रेड्डी, 82 से 87 ज्ञानी जैल सिंह, और R वेंकट रमन हो गए 87 से 92। कौन? वेंकट रमन 9वें। और शंकर दयाल शर्मा हो गए 92 से 97। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें क्वेश्चन 149 में। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है।
और इस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रपति से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते थे, जो इम्पोर्टेंट थे, जो महत्वपूर्ण थे, हर लेवल के क्वेश्चंस का हम लोगों ने हल देखा। तो आप पहले थ्योरी को पढ़ें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएं, तो आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा और वो लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक को के लिए धन्यवाद।